भारत का पहला महान साम्राज्य आखिर ये बना कैसे? ये कोई रातों रात हुई कहानी नहीं है। आइए समझते हैं कि कैसे एक अकेले राज्य ने अपने दर्जनों दुश्मनों को हराकर इतिहास बदल दिया। महान साम्राज्यों के बनने से बहुत पहले पुराना भारत, समझिए, एक तरह का युद्ध का मैदान था। दर्जनों राज्य थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो सवाल यही है कि इतने सारे दावेदारों के बीच सिर्फ एक आखिर कैसे बाकी सब पर भारी पड़ गया? तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की। जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन की जो किसी एक राजा के नीचे नहीं है, बल्कि कई बहुत सारे महत्वाकांक्षी राजाओं में बटी हुई है। ये एक ऐसा दौर था जहां मुकाबला और टकराव रोज की बात थी। उस समय के पॉलिटिकल सीन को एक खास नाम दिया गया था, महाजनपद। एक बौद्ध टेक्स्ट है, अंगुत्तर निकाय, जो हमें बताता है कि संस्कृत के इस शब्द का मतलब है महान क्षेत्र। और ये वो 16 बड़े बड़े राज्य थे जो पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपना कंट्रोल चाहते थे और इसके लिए एक दूसरे से जबरदस्त होड़ में लगे थे। और ये देखिए, इस लिस्ट से अंदाजा लगता है कि ये कंपटीशन कितना तगड़ा था। अंग, काशी, कोसल, गांधार, हर राज्य की अपनी राजधानी, अपनी सेना, अपने सपने। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये वो पावर सेंटर्स थे जो एक दूसरे को हमेशा शक की नज़र से देखते थे। मतलब इस भीड़ में से किसी एक का टॉप पर पहुंचना नामुमकिन सा लगता था। तो फिर इतने सारे कॉम्पिटिटर्स के होते हुए आखिर मगध ही कैसे विनर बना? क्या खास था उसमें? चलिए पता लगाते हैं कि मगध के पास वो कौन सी एडवांटेज थी जो बाकियों के पास नहीं थी। देखिए, मगध की कामयाबी कोई किस्मत का खेल नहीं थी। उसकी ताकत तो उसकी जमीन में ही छिपी थी। जरा सोचिए, उसकी राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी एक नेचुरल किला थी। उसे जीतना लगभग नामुमकिन था। फिर गंगा के मैदानों से इतनी फसल होती थी कि एक बड़ी से बड़ी सेना का पेट भरना कोई मुश्किल काम नहीं था। और तो और पास की खानों से लोहा मिलता था, जिससे बनते थे बेहतर हथियार। और घने जंगल वो लकड़ी भी देते थे, और उस जमाने का सबसे खतरनाक हथियार भी, वॉर एलिफेंट्स। मतलब ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। मगध का इतना बड़ा साम्राज्य बनना किसी एक राजा के बस की बात नहीं थी। नहीं, ये तो 3 शक्तिशाली राजवंशों की सदियों की मेहनत का नतीजा था। ये पूरा सफर शुरू हुआ 544 ईसा पूर्व में हर्यंक वंश के साथ। इन्होंने नींव रखी। इसके बाद 413 ईसा पूर्व में आए शिशुनाग वंश, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। और फिर फाइनली 345 ईसा पूर्व में नंद वंश ने मगध को एक सच्चे और विशाल साम्राज्य में तब्दील कर दिया। हर्यंक वंश में ही हमें पावर के 2 बिल्कुल अलग अलग स्टाइल देखने को मिलते हैं। एक तरफ थे पिता बिंबिसार। वो एक स्मार्ट डिप्लोमैट थे जो लड़ाइयों से ज्यादा शादियों से रिश्ते बनाते थे। उन्होंने कोसल और वैशाली जैसे पावरफुल राज्यों में शादी करके मगध को सिक्योर किया। लेकिन उनके बेटे अजातशत्रु, उनका रास्ता बिल्कुल अलग था। उनका यकीन तलवार पर था। उन्होंने युद्ध को चुना और अपने सबसे बड़े दुश्मन वृज्जी संघ को हराने के लिए पूरे 16 साल तक एक जबरदस्त जंग लड़ी। अजातशत्रु सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, वो एक इनोवेटर भी थे। जरा सोचिए, उस जमाने में उनकी सेना पत्थर फेंकने के लिए कैटापोल्ट यानी गुलेल जैसी मशीनों का इस्तेमाल कर रही थी, और उनके रथों में गदा लगी होती थी जो दुश्मन की सेना में तबाही मचा देती थी। ये साफ दिखाता था कि मगध की मिलिट्री पावर कितनी तेजी से बढ़ रही थी। हर्यंकों के बाद गद्दी पर बैठे शिशुनाग वंश, और उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था अवंती को हराना। अवंती मगध का एक बहुत पुराना और शक्तिशाली दुश्मन था। इस एक जीत ने मगध के लिए नंबर 1 बनने का रास्ता और भी आसान कर दिया। और फिर एंट्री होती है नंद वंश की। इन्होंने आके तो पूरा गेम ही बदल दिया। ये पहले ऐसे शासक थे जो क्षत्रिय नहीं थे, और इनकी लीडरशिप में मगध इतनी बड़ी ताकत बना जितनी पहले कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। नंद वंश के फाउंडर महापद्म नंद बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस थे। उन्होंने खुद को एक राट का टाइटल दिया, जिसका मतलब होता है इकलौता शहंशाह। और ये टाइटल उन्होंने ऐसे ही नहीं लिया, बल्कि अपने सारे क्षत्रिय दुश्मनों को जड़ से उखाड़ फेंकने के बाद लिया। उनकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर सुनिए, 2 लाख। जी हाँ, 2 लाख। ग्रीक हिस्टोरियंस के मुताबिक यह सिर्फ नंदों की पैदल सेना की गिनती थी। लेकिन बात सिर्फ पैदल सैनिकों की नहीं थी।
जरा उनकी पूरी वॉर मशीन देखिए। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 जंगी हाथी। उस समय पूरे भारत में किसी के भी पास इस स्केल की मिलिट्री पावर नहीं थी। ये वाकई में एक अनबीटेबल आर्मी थी। ठीक उसी समय जब नंद साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर था, इतिहास एक जबरदस्त मोड़ लेने वाला था। पश्चिम से एक ऐसी ताकत आ रही थी जो दुनिया बदल देगी। एक ऐसी ताकत जिसने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया था और अब उसकी नज़र भारत की बेशुमार दौलत पर थी। और वो कोई और नहीं बल्कि मैसेडोनिया का सिकंदर था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। सिकंदर, जिसने महान पारसी साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था, भारत में आकर रुक गया। क्यों? क्योंकि उसकी सेना, जो सालों से लड़ लड़कर थक चुकी थी, उसने नंदों की विशाल और ताकतवर सेना की कहानियां सुनी और आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। सोचिए, मगध साम्राज्य का सिर्फ नाम ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गया। सिकंदर की सेना तो लौट गई, लेकिन उसका आना भारत को हमेशा के लिए बदल गया। कैसे? पहली बात, उत्तर पश्चिम के छोटे छोटे आजाद राज्य खत्म हो गए। दूसरी, इंडिया और ग्रीस के बीच सीधे ट्रेड और कल्चर के रास्ते खुल गए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, सबको ये समझ आ गया कि बाहरी खतरों से बचने के लिए एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड पावर की जरूरत है, और इसी जरूरत ने आने वाले मौर्य साम्राज्य के लिए जमीन तैयार कर दी। नंद साम्राज्य बाहर से भले ही बहुत ताकतवर दिखता था, लेकिन अंदर से वो खोखला हो रहा था। जो आखिरी नंद राजा था धननंद, वो अपने लालच और भारी भरकम टैक्स की वजह से अपनी ही जनता के बीच बहुत बदनाम हो चुका था। तो सोचिए, सिचुएशन क्या थी। एक तरफ नंद राजा, जो अपनी लोकप्रियता खो चुका है, दूसरी तरफ ग्रीक हमलावर जो वापस जा चुके हैं। इससे एक पावर वैक्यूम यानी एक राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया था। अब सवाल ये था कि इस खालीपन को कौन भरेगा और कौन भारत को उसके अगले महान साम्राज्य की तरफ ले जाएगा।